हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी श्रृंखला में आज ये दूसरा वीडियो है और पहली इकाई हमने हल कर ली है और उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो है देख सकते हो, ठीक है। और हमारी इकाई का नाम है बच्चे और बच्चों बचपन की संकल्पना, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो। RT एक्ट 2009 है, राजस्थान में समेकित बाल संरक्षण जो योजना है, बाल अधिकारों का हनन रोकने में गठित जितनी भी समितियाँ हैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टाइम के अंदर हमें जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंस है उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप पास हो जाएं आराम से। बस उस पर हम TCI टीम आपके लिए कार्य कर रही है। तो पहला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए किस संस्थान के माध्यम से पूरे विश्व में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है और इसका सही उत्तर है यूनिसेफ, ठीक है ना। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO है बच्चों के लिए यूनिसेफ संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में कार्य कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर इसी के साथ BSTC फर्स्ट ईयर एग्जाम 2024 के लिए आप सभी विद्यार्थियों की मांग पर जो टुडे करंट इन्फॉर्मेशन की टीम ने बूस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स के अंदर आपको सभी विषयों के वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स मिलने वाला है, फास्ट रिवीजन मिलेगा, वैलिडिटी इस कोर्स की 1 साल रहेगी। जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार एग्जाम होता है और एग्जाम के अंदर सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं, कौन इस पेपर को डिज़ाइन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरे अनुभव के तहत आपके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे वो हूबहू आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ कंप्लीट ई नोट्स मिलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज वो इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपके पास हर एक सीरीज़ की बात करें तो 200 पेज की सीरीज है, तो बात करें तो लगभग आपके 10 है तो लगभग 200 से कितने हो जाते हैं, 2000 पन्ने आप पढ़ सकते हो 20 दिन में। कौन सी भी आप ताकत लगा दोगे ना तो भी नहीं पढ़ना है। अब आपके काम आएगी स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आप बूस्टर कोर्स से जुड़ना ना भूलें। मात्र 151 रुपये में पहले 500 विद्यार्थियों के लिए ये रहेगा। बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है, 3 नवंबर यानी आज से शुरू हुआ है। तो काफ़ी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, 1300 के आसपास हमारे विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए फ्री रहेगा और जो नए विद्यार्थी कोई जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकते हो। और कोर्स से जुड़ना कैसे, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर से OR जाट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। ये ऐप का लोगो रहेगा हमारा और डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद कॉलेज कोर्स में जाना है। कॉलेज कोर्स में जाओगे तो ये कोर्स आपको, ये लोगो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है IPEC का पूरा नाम लिखिए। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। IPEC का पूरा नाम है इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम के उन्मूलन हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनका लेकर। दोनों नाम हिंदी में ध्यान रखना, इंग्लिश में भी ध्यान रखना, ठीक है। UNO का पूरा नाम पूछा जाता है तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसका पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है ना। दोनों नाम आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी आप किस नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हो। ये रीट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रीट परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। एक बार ये प्रश्न पिछली रीट में आया हुआ है कि किसी भी मुसीबत में फंसे हुए बच्चे की जानकारी आप किस नंबर पर निःशुल्क आप उसकी जानकारी दे सकते हो। या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, रीट के लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित की जा रही है और इसके अंतर्गत किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी 1098 नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हैं। अब की बार प्रश्न ये इम्पोर्टेंट, रीट के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जो निःशुल्क कॉल सुविधा है
वो किसके द्वारा संचालित है? तो ध्यान रखना केंद्र सरकार के द्वारा है, न कि राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। रीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, केंद्र सरकार और 1098, ठीक है। ये परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है चाइल्ड हेल्प लाइन सेवा राजस्थान में कहाँ या किस जगह संचालित है? तो राज्य में मात्र 4 शहर है जहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा संचालित है। एक है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर, ठीक है। तो जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर, आपको याद कैसे रखना है? जयपुर से आगे इधर उत्तर की तरफ आ जाता है अलवर, और अलवर से थोड़ा नीचे जाएंगे तो आ जाएगा कोटा, और कोटा से थोड़ा उधर इधर वापस आ जाएंगे तो उदयपुर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, ये जयपुर है, इससे ऊपर जाएंगे तो ये अलवर आ जाएगा, थोड़ा इधर आएंगे तो ये कोटा आ जाएगा, और वापस इधर आए ये अलवर आ जाएगा। इस प्रकार से ये मैपिंग ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्या है? ठीक है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ईवीएस से संबंधित ये प्रश्न है। दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से वास्तविकता माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा दत्तक ग्रहण करने वाले यानी नए माता पिता के पास जाकर उसकी वैध संतान बन जाती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है दत्तक ग्रहण कार्यक्रम, ईवीएस के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष गृह क्या है, इसके बारे में बताओ। तो विशेष गृह में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या किशोरियों को दंडनीय अवधि के लिए रखा जाता है। जो किशोर है और किशोरियां हैं, अगर कोई विधि का उल्लंघन कर देते हैं तो उनकी जो वहाँ पर विशेष गृह में रखा जाता है, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनके लिए विशेष गृह खोले गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा SCPCR का पूरा नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग है, इसके बारे में आपको पूरा नाम याद रखना है, ठीक है ना। स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है प्रमुख बाल अधिकार क्या है, लिखिए। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो 2017 के अंदर पूछा, 21 के अंदर पूछा, 16 के अंदर पूछा, और अब की बार 24 के अंदर ये पूछा जाएगा, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो सरकार द्वारा बच्चों के लिए बनाए गए बुनियादी अधिकार कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। बच्चे किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं, उनका सकारात्मक व रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। पर यह तभी संभव है जब उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाएं, जैसे जन्म लेने का अधिकार है, जीवित रहने का और संरक्षण पाने का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार। 3 अधिकार आपको ध्यान में रखने हैं जन्म लेने का अधिकार, इसी के साथ जीवित रहने और संरक्षण का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। बात करते हैं जन्म लेने के अधिकार की, तो यहाँ पर है बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही यथा समय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है। अतः ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण एवं स्वस्थ रूप से विकसित हो तथा यथा समय पर जन्म ले। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और उसे कानून में एक अपराध माना जाता है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 में ध्यान रखना है, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात को एक अपराधी मानती है, ठीक है। और धारा 313, 14, 15 और 16 में भी ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनमें अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चे की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को गुप्त रूप से उल्लंघन किया जाता है। तो आपको ये भारतीय दंड संहिता के आईपीसी की धारा 312, 313, 14, 15 और 16 ये अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात करती है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे प्रश्न है अपना जीवित रहने का अधिकार, ठीक है। तो माँ के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि निर्धन वर्ग में बाल उत्तरजीविता लगभग 80% है, और मध्य वर्ग में 85% तथा उच्च वर्ग में 89% है। राज्यों को बच्चों की उत्तरजीविता के लिए किए जाने वाले उपायों व
प्रयासों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे की उत्तरजीविता और संरक्षण में के अधिकार की रक्षा की जा सके। और अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रीट परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके बीएसटीसी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। बच्चे इस अधिकार को माता पिता, अध्यापक, समाज और सरकार ही पूरा कर सकती है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार है। और जीवन के अधिकार में ही ये क्या है, इस अधिकार को जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। और ये पूरे भारत के अंदर लागू होता है कब, 1 अप्रैल 2010 के अंदर संपूर्ण भारत के अंदर लागू होता है आरटी एक्ट जिसे बोलते हैं हम। और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर जोड़ा गया है, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। और इसी के अलावा 2009 का जो आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। और किस अनुच्छेद में होता है, 21 के में होता है। 21 के ध्यान रखना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के में है। और रीट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपकी इस परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रीट की परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा आरटी एक्ट 2009 है वो मेंस के अंदर भी अवेलेबल है और यहाँ पर रीट के अंदर भी ये पूरा टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से भी जब टाइम मिलेगा तो स्टूडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। और बाकी आज हम नॉर्मल संक्षिप्त बातें यहाँ पर कर लेते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक की आसपास के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, ठीक है। दूसरा अधिकार है कोई बालक किसी प्रकार की फीस या प्रभार व्यय नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आरटी एक्ट के अंदर का है कोई भी बालक है किसी भी प्रकार की फीस नहीं देगा, कोई भी प्रकार का यहाँ पर व्यय शुल्क डोनेशन नहीं देगा, ठीक है। बात करें निःशुल्क बालकों को भी जो निःशक्त बालक है निःशक्त बालकों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार होगा, ठीक है ना। तो निःशक्त बालक का मतलब होता है जो विकलांग बालक है जिसे अपन दिव्यांग बोलते हैं। तो दिव्यांग बालकों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारा चौथा अधिकार है बालकों के लिए कि जहाँ 6 से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश दिया गया है या उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे अब उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, यानी उम्र के आधार पर उसको प्रवेश मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था होगी। साथ ही कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक वह निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा। अगर किसी बालक ने जैसे एडमिशन ले लिया, मान लो 7वीं क्लास के अंदर एडमिशन ले लिया उसने और उसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, तो जैसे जैसे मान लो 8वीं में आया तो 14 से आगे भी बढ़ गया तो उसे भी प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो बालक को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करने का अधिकार होगा। अगर कोई विद्यालय उसमें उसको शिक्षा अच्छे से नहीं मिल रही है तो आप किसी अन्य विद्यालय के अंदर उसको टीसी के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ पर छठा अधिकार है बालक को किसी राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का स्थानांतरण करने का अधिकार होगा। जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है उसके माता पिता गुजरात के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो बालक राजस्थान के अंदर 7वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा है और जैसे ही माता पिता उसको यहाँ पर गुजरात उनकी जो नौकरी के ट्रांसफ़र हो जाता है तो वह बालक राजस्थान से गुजरात में किस प्रकार से एडमिशन लेगा। तो ये प्रारंभिक समस्या थी, तब जाकर के आरटी एक्ट आया और इसके अंदर सुधार हुआ कि कोई बालक किसी राजस्थान में अब पढ़ रहा है तो उसकी शिक्षा बाधित नहीं हो, इसलिए उसे ट्रांसफ़र यानी टीसी के माध्यम से उसे गुजरात में एडमिशन लेने के भी क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर निर्धारित की गई है। ये 6 अधिकार आपको ध्यान में रखना है। बस नॉर्मल अधिकार है कि 6 ज़्यादा रटना नहीं है, आपको समझना है। बस इस सिंपली बात ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष का कोई बालक है उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है।
कोई बालक 6 से मतलब 14 वर्ष का बालक है, तो उसको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। किसी भी विद्यालय में वो एडमिशन ले सकता है और उसको किसी भी प्रकार की फीस वगैरह ये व्यय नहीं करनी होती है, और उसे ट्रांसफ़र का अधिकार है। कोई स्कूल छोड़ना चाहता है, स्कूल के अंदर शिक्षा अच्छी नहीं होती, तो वह क्या है, दूसरे स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो ये सिंपली अपन जिन चीज़ों को पूर्व अनुभव है उसके आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये यूनिट नंबर 2 है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। इनसे बाहर यहाँ पर प्रश्न नहीं आएगा। आप इन सबको है ना बार-बार पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ से जाकर आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? और अब ये जो आपका कोर्स रहेगा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का शुरू हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी इस कोर्स से जुड़ चुके हैं, और सटीक तरीके से तैयारी करने के लिए आपको कोर्स में आना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आपकी जो तैयारी है सटीक तरीके से नहीं होगी, और अलग-अलग चीज़ें मतलब आपका जो ध्यान है वो भटकता जाता है। बाकी ये राशि कोई बड़ी राशि नहीं है आपके लिए, और इस बात का ध्यान रखना, आपके पास 10 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के अंदर पास होना ज़रूरी है। अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा सर? तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? 10 सब्जेक्ट है आपके पास, 10 सब्जेक्ट के अंदर पास होना ज़रूरी है, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा आपके लिए आपके सिर पर है, और इस परीक्षा को अगर आप एक बार पास कर लोगे ना, तो आपकी ये पात्रता आजीवन हो जाएगी। फिर आप मेंस की तैयारी करोगे तो ये आपके लिए अच्छा गोल्डन मौका है, और ऐसा लगभग बहुत कम को ही मौका मिलता है, और जिनको मौका मिला है उसको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको इसी के साथ फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपके सिर पर है, रीट का एग्ज़ाम आपके सिर पर है, दोनों की तैयारी करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए 10 सब्जेक्ट के अंदर अलग-अलग नंबर निर्धारित होते हैं। कई पेपर 17 नंबर के होते हैं, उसमें से 28 नंबर लाने ज़रूरी है, ठीक है? और 28 में से 1 से कम भी आ गया तो क्या होगा सर? तो उसके अंदर बैक लग जाएगी, और ये परीक्षा आपको जब सेकंड ईयर आएगी तो उसके साथ लगेगी। तो आपकी रीट पात्रता के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स रह जाएगी, ठीक है? वहाँ पे आप अपात्र हो जाओगे। इसलिए आपको 10 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर बैक लग गई ना, तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो फर्स्ट ईयर वापस से पुनः करो, पुनः फीस भरो। तो इसलिए ये लफड़ा मत रखना, अभी से पढ़ लेना, और नहीं पढ़े, 1-2 में बैक लग गई, तो फिर घर और कॉलेज के बीच चक्कर काटते रहना, ठीक है ना? मेरा कहना तो यही है। और जो ऐसे हमारे दोस्त थे, और भी आपके भी दोस्त हैं, साथीगण हैं, हम देखते रहते हैं बार-बार कॉलेज वाले कभी इधर आओ, कभी इधर आओ, कभी उधर जाओ एडमिशन देने, बहुत सारा लफड़ा होता है। इसलिए आप अच्छे से अभी से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उन पर विश्वास करना, ठीक है? तो ये वीडियो आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बीएसटीसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कोई नोट जो आपका इम्पोर्टेंस नोटिस आता है विभाग की तरफ से, तो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।